साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, पूरे भारत देश के अंदर 5 राज्यों के अंदर अभी चुनाव था। 4 राज्यों के अंदर वोटिंग हो चुकी। एक प्रदेश राजस्थान बचा है जहां 25 तारीख को वोटिंग है। वहां भी आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम गया है। इनका रिजल्ट जो है 3 तारीख को आएगा। 3 के बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितने प्रदेश के अंदर सत्ता में आई है, किन किन प्रदेशों के अंदर आई है। लेकिन उसके बाद सभी पार्टियों का जो रुख होगा वो हरियाणा प्रदेश की तरफ होगा। और आज हरियाणा प्रदेश की हिसार ज़िले की नारनौंद विधानसभा सीट के ऊपर हम बात करेंगे। नारनौंद विधानसभा सीट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 4 साल से लगातार सुर्खियों में है। जहां के वर्तमान विधायक जननायक जनता पार्टी से डॉक्टर राम कुमार जी गौतम, जिनको दादा गौतम के नाम से भी जानते हैं, वो हमेशा 4 साल तक लगातार विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी, कभी जेजेपी के पक्ष में कभी जेजेपी के विपक्ष में, हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। जैसा कि बार बार राम कुमार गौतम जी अपने मुख से कह चुके हैं कि मैं तो ये चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ना चाहता था, तो आगे का चुनाव एक अंदाज़ा सा ये है कि शायद नारनौंद विधानसभा से वो नहीं लड़ेंगे। कुछ दिन पहले उनके बेटे रजत गौतम जी से भी मेरी बात हुई थी। वो भी चुनाव के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। तो मुख्य रूप से जब राम कुमार गौतम जी का परिवार वहाँ से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा तो जेजेपी को किसी और प्रत्याशी की वहाँ तलाश करनी पड़ेगी। बाकी और प्रत्याशी जेजेपी के पास लोगों का मानना है कि दादा राम कुमार गौतम और उनके परिवार से ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी जेजेपी पार्टी के पास नहीं है। जेजेपी पार्टी किसको प्रत्याशी वहाँ बनाएगी हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रमुख रूप से जो और राष्ट्रीय पार्टियाँ हमारे बीच में रही हैं उनमें एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का सर्वविदित है, सबको पता है कि कैप्टन अभिमन्यु जी पहले वहाँ से विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे थे, वित्त विभाग जैसे बड़े महकमों के वो मंत्री रह चुके हैं। लेकिन 2019 का चुनाव वो 12,000 वोटों के करीब अंतर से राम कुमार गौतम जी से हार गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इकलौते वो ऐसे दावेदार हैं नारनौंद के अंदर, तो टिकट उनकी कन्फर्म मानी जा रही है। अपनी तरफ से कैप्टन साहब दिन रात एक किए हुए हैं, जनता के बीच में सक्रिय हैं और फिर से एक नारा जनता के बीच में जाकर के दे रहे हैं कि आप मेरा साथ दो, कि मैंने विकास कार्य नारनौंद हलके के अंदर सबसे ज़्यादा करवाए हैं। और उनके विकास कार्यों की पुष्टि खुद दादा राम कुमार गौतम सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर कई बार कर चुके हैं कि मैंने तो वैसे ही चुनाव लड़ा। काम की अगर मैं बात करूं तो कैप्टन अभिमन्यु ने जितने काम नारनौंद के अंदर कराए हैं शायद ही किसी नेता ने कराए हों। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से दादा राम कुमार गौतम भी कैप्टन अभिमन्यु को हो सकता है कि अपना आशीर्वाद उनका लगता है कि उनके साथ है। लेकिन दूसरी जो पार्टियां बचती हैं उनमें प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी बचती है, जो कि कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ अब की बार मुकाबले में जनता जिसको मान करके चल रही है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रमुख रूप से 3 प्रत्याशी हैं दोस्तों। एक प्रत्याशी तो एक नौजवान लड़के हैं जिनका नाम है जस्सी पेटवाड़। पिछला चुनाव उन्होंने इनेलो से लड़ा था, बहुत कम वोट उनकी आई थी, करीब 5,000 वोट के आसपास उनकी वोटें थी। लेकिन अब की बार उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। और जो कांग्रेस का दामन थामने के बाद उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जी के या भूपेंद्र हुड्डा जी की जो रैली करवाई थी उसमें काफ़ी भीड़ उन्होंने जुटाई थी और हल्के के अंदर पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। तो लोगों का मत है कि जस्सी पेटवाड़ को अगर कांग्रेस की टिकट मिल जाए तो ये अच्छा मुकाबला कैप्टन अभिमन्यु को दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक पूर्व एमएलए जो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नारनौंद से बने थे, राम भगत शर्मा जी, तो राम भगत शर्मा जी भी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। वो बीच में अलग अलग पार्टियों में रहे, कभी विकास पार्टी में रहे, वहाँ टिकट का दाव उनका नहीं लगा, तो आगे जा कर के उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा सन 2000 में। कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ओम प्रकाश चौटाला ने उनकी मदद की और वो चुनाव जीत गए थे। बाद में भाजपा में गए, किसान आंदोलन का बहाना करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और एक
बढ़िया पब्लिक मीटिंग करा करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी दोस्तों, और वो भी निरंतर रूप से पूरे हलके के अंदर सक्रिय हैं। और लोगों को उम्मीद भी है कि अगर इनको टिकट मिल गई तो राम भगत जी भी कड़ा मुकाबला कैप्टन अभिमन्यु को दे पाएंगे, ऐसा लोगों का विचार है। और तीसरे प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी के बचते हैं वो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पिताजी लगातार 4 बार नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। वो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजय सिंह। डॉक्टर अजय सिंह के पिताजी आप सभी को पता होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, जिनको वीरेंद्र नारनौंदिया के नाम से प्रदेश की राजनीति के अंदर जाना जाता था। 1977 में वो पहली बार विधायक बने थे, फिर 1982 में विधायक बने, 1987 में विधायक बने, 1991 में विधायक बने। और जब जब जिस पार्टी में वो रहे, जिस पार्टी की सत्ता आई, उनमें उनको अहम मंत्री पद भी मिला। 1987 में चौधरी देवीलाल जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो आईपीएम जैसा डिपार्टमेंट उनके पास था। इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर वो रहे हैं, काफ़ी ताकतवर महकमा माना जाता है। उनकी एक अपनी छवि थी, एक अपनी इमेज थी। लेकिन जब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया तो उनके बेटे अजय सिंह ने एक बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में वोट तो उन्होंने सम्मानजनक पाई थी, लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन आज हलके के अंदर जो इलाके के लोगों से हमारी बात होती है तो एक चर्चा विशेष रूप से वो करते हैं कि अजय सिंह, इनके पिताजी भी काफ़ी अच्छे थे, अजय सिंह का व्यवहार भी बड़ा सौम्य है, सरल है, मिलनसार हैं, लेकिन कई साल तक वो पब्लिक से जुड़ाव नहीं रख पाए। चुनाव हारने के बाद एक तरह से निष्क्रिय राजनीति में हो गए थे। लेकिन अब की बार कुमारी शैलजा के ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं और कुमारी शैलजा जी ने उनको दोबारा एक्टिव किया है। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो तकरीबन ये मान करके चल रहे हैं कि अगर शैलजा की, किरण की, रणदीप की चली तो ये तीनों के तीनों डॉक्टर अजय सिंह के टिकट के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। तो ये समय बताएगा कि टिकट किसको मिलेगी। अगर कांग्रेस पार्टी में अगर विद्रोह नहीं होता है, तीनों प्रत्याशी टिकट एक को मिलनी है, बाकी 2 बिना टिकट के रहेंगे। अगर ये उनका कितना मन से साथ देते हैं, नहीं देते हैं, अगर मन से इन्होंने साथ दिया, तीनों प्रत्याशी एक होकर के चले, तो मुकाबला नारनौंद के अंदर कैप्टन अभिमन्यु के साथ कड़ा हो सकता है। कैप्टन अभिमन्यु का व्यक्तिगत वोट बैंक भी है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी उनके साथ है, तो किसी भी सूरत में कैप्टन अभिमन्यु को कमज़ोर प्रत्याशी वहाँ से मान करके नहीं चला जा सकता। एक युवा प्रत्याशी नारनौंद हलके के अंदर एक हमारी बहन आई हैं जिनका नाम है सोनिया दुहन। वैसे तो वो राजनीति करती हैं शरद पवार जी की जो पार्टी एनसीपी है उस पार्टी की, लेकिन उनका ये कहना है लोगों के बीच जा कर के कि मैं इंडिया जो गठबंधन बना है उस गठबंधन के कोटे से नारनौंद की टिकट एनसीपी से लेकर के आऊँगी। जहाँ तक गठबंधन की वो बात करती हैं तो गठबंधन की मैं नहीं मानता कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एनसीपी के साथ या किसी अन्य दल के साथ कांग्रेस का समझौता होगा। इस बात की पुष्टि कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर चुके हैं और जो उनका विरोधी खेमा है वो हालांकि प्रयास में है कि 1-2 पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन के रूप में जोड़ लिया जाए। जो शैलजा गुट है या किरण चौधरी जी का गुट है या रणदीप जी का गुट आप उसको कह सकते हैं, तीनों की तिगड़ी ने यह प्रयास भी किया था। पीछे 25 सितंबर को जो चौधरी देवीलाल की जयंती पर अभय सिंह चौटाला ने जो रैली की थी वहाँ भी कयास यही लग रहे थे कि ये तीनों नेता चाहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने इनकी दाल गलने नहीं दी। सोनिया दुहन जी पढ़ी लिखी लड़की हैं, राजनीतिक रसूख है, जानकारी भी अच्छी है, लेकिन समझौते की जहाँ तक बात आती है तो कम से कम मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि मैं नहीं मानता कि एनसीपी को कांग्रेस पार्टी यहाँ कोई एमएलए की टिकट देगी, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक और भी है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख स्तंभ के रूप में आप शरद पवार जी को सभी को पता है कि वो हैं, लेकिन उनके एक बहुत ही नज़दीकी आदमी हैं, शायद वो प्रदेश अध्यक्ष भी आज एनसीपी के हों, वीरेंद्र मराठा जी, जो करनाल से, जिन्होंने एकता शक्ति के नाम से पहले अपनी पार्टी का भी गठन किया था। बतौर वो इंद्री से, असंध से चुनाव लड़ चुके हैं एमएलए के और 25 से 30 हज़ार तक वोट अपनी पार्टी से भी वो प्राप्त करते रहे हैं, लेकिन जीत उनके नसीब में नहीं थी।
उन्होंने कि अपनी पार्टी के सिंबल पर एक बार लोकसभा का प्रत्याशी उठाया था, उसकी भी करीब 1.25 लाख वोटें वहाँ से आई थी। और आज वीरेंद्र मराठा जी खुद ये कहते हैं कि मेरे को शरद पवार जी ने हरी झंडी दे रखी है कि गठबंधन का हम हिस्सा होंगे और करनाल की पार्लियामेंट सीट से आप तैयारी करो। अगर इस प्रकार से समझौते की बात होगी तो करनाल की सीट भी एनसीपी के कोटे में जा सकती है। लेकिन करनाल के अंदर जो कुलदीप शर्मा जी हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा जी के बहुत नज़दीकी हैं, चर्चाएं उनकी भी हैं कि लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। और उस प्रकार से अगर लोकसभा की टिकट एनसीपी को यहाँ मिल गई तो उसके अंदर 9 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, तो सीधी सी बात है फिर एनसीपी उनमें से भी 5-6 सीटों के ऊपर दावा करेगी। और फिर नारनौंद की सीट जो सोनिया दुहन जी कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ये दावा करेंगे। तो इस प्रकार से 10 से 12 सीटें तो कम से कम एनसीपी पार्टी यहाँ इनसे मांगेगी। और इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि दूसरी पार्टी के कंधों बैसाखी हम उसके कंधों पर डटे रहें और वो जीत करके अगर आ गए तो सरकार उनके सहारे चले। तो कांग्रेस पार्टी का अपना ये प्रयास रहेगा कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम अपने प्रत्याशियों को उतारें। कुल मिलाकर के नारनौंद हल्के की जो राजनीति है वो कांग्रेस के अंदर 3 जो प्रत्याशी प्रमुख रूप से हमने बताए, एक प्रत्याशी एनसीपी से जो सोनिया दुहन जी हैं, वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस के गठजोड़ की बात करती हैं। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 खुद पार्टी के, एक एनसीपी की सोनिया दुहन जी और बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु जी, और इनके बीच में ही हम मान करके चल रहे हैं कि मुख्य मुकाबला होगा। और आगे चर्चा हम आपका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम हिसार जिले की किसी और विधानसभा सीट के ऊपर साथियों चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।